द बॉयज के सीजन 5 का एपिसोड 6 आ चुका है और हर बार की तरह इस एपिसोड में भी अच्छे खासे ईस्टर एग्स थे विद अ लॉट ऑफ मेटा कमेंट्री। और आज की इस वीडियो में होगा डिटेल्ड ब्रेकडाउन। तो मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर सुपर और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एपिसोड की ओपनिंग में हमें द लेजेंड दिखाया जाता है जो सीजन 3 में वॉट का बड़ा हॉलीवुड प्रोड्यूसर था, लेकिन अब वॉट के ही वीएमसी थिएटर में काम कर रहा है। एक टाइम पे द लेजेंड सुपर हीरोज की मूवीज और प्रोपेगेंडा कंट्रोल करता था और अब वही बंदा पॉपकॉर्न सर्व कर रहा है। और यहाँ पर वीएमसी क्लियरली एएमसी थिएटर्स की पैरोडी है, जैसे कि हर एपिसोड में मेटा रेफरेंस होता है, ये भी वही है। और बैकग्राउंड में यहाँ पर काफी सारे पोस्टर्स भी है। वो फादर की फिल्म है, फायर क्रैकर की फिल्म है, इवन यहाँ डीप के मुंह का एक पॉपकॉर्न बकेट भी है, जैसे सैंड वॉर्म या ग्रूट या फिर डेडपूल का होता है। नंबर 2, फायर क्रैकर के मरने पर डीप का ऑरलैंडो बोलना बहुत हिलेरियस था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको पहले लगता है शायद वो बस वेकेशन या रिलोकेशन पर गई है। और होमलैंडर कहता है नो रूम इन द बोट फॉर नॉन बिलीवर्स। ये डायलॉग डायरेक्ट नोआज आर्क रेफरेंस लगता है, जहां सिर्फ लॉयल फॉलोअर्स को ही जगह मिलेगी। एनीवे, इस एपिसोड का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, यानी कि ऑयल से रिलेटेड। तो जो पाइपलाइन सब प्लॉट है वो ऑब्वियस सटायर है ऑयल कंपनीज और सेलिब्रिटी पीआर कैंपेन्स का। डीप को फिश एम्बेसडर होने के बावजूद पाइपलाइन सपोर्ट करना पड़ रहा है, जो उसके कैरेक्टर का पूरा मतलब हिपोक्रेसी एक तरीके से। फिश लव इट कहता है वो, जो कि लाइन रियल वर्ल्ड में कॉर्पोरेट ग्रीन वॉशिंग पैरोडी है, जहां कंपनीज एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करके भी इको फ्रेंडली इमेज को पुश करती रहती हैं। नंबर 3, होमलैंडर के चर्च का एक न्यू एड बनाया गया है। यहाँ शो क्लियरली होमलैंडर को एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि मसीहा की तरह दिखा रहा है, जो कि बहुत सारे एपिसोड से चल ही रहा है। एड इंटेंशनली ब्लैक एंड व्हाइट में है ताकि ऐसा ओल्ड रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्रीज वाली फील आए। और हाँ, थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी। ये वर्ड मैं शायद से 100 बार यूज कर चुका हूँ इन सभी एपिसोड्स के ब्रेकडाउन में। एनीवे, साइड के अंदर कहा जाता है ही चैलेंज द मैन। लाइन से होमलैंडर को ऐसा दिखाया गया कि वो कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेबल है, जबकि रियलिटी में होमलैंडर खुद ही सबसे बड़ा ऑपरेसर भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि एड में ना बाइकर्स, स्केटर्स और रिबेलियस यूथ दिखाए जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रियल कल्ट्स आउटसाइडर्स और एंग्री यूथ को टारगेट करते हैं। नंबर 4, तो फ्रेंची ने वायरस प्रिपेयर कर दिया और बुचर का प्लान है कि वो रूम फ्रेशनर से चर्च में इस वायरस को फैला देगा। और तब एंट्री होती है द लेजेंड की। उसके डायलॉग्स ना पूरा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं इस रूम के अंदर। मतलब एमएम सीरियस है, ह्यूई तो स्ट्रेस्ड है बेचारा, लेकिन लेजेंड इस सिचुएशन को भी ओल्ड हॉलीवुड गॉसिप की तरह ट्रीट करता है, जब वो स्टारलाइट को यंग उर्सुला एंड्रेस बोलता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो उर्सुला एंड्रेस स्टारलाइट जैसी तो नहीं दिखती, लेकिन उर्सुला एंड्रेस ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी जरूर करवाई थी, जिसके बाद वो स्टारलाइट जैसे दिखने लग गई थी। तो पता नहीं यहाँ शो ने मजाक उड़ाया है या तारीफ करी है स्टारलाइट की एक्ट्रेस की। नंबर 5, सेज और एशली के बीच जो कुछ हुआ होता है उससे ये समझ आ गया कि नई एशली बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, जो मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि पॉसिबल है या नहीं, पर हाँ, उसे उल्टा चलना पड़ता है। एनीवे, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कोड पूछता है तो एशली कहती है जिंजर स्नैप। एग्जैक्टली ये क्या रेफरेंस है पता नहीं, लेकिन शायद यहाँ जिंजर एशली के रेड हेयर्स को बोला गया है, रेड हेड्स को जिंजर बोला जाता है। और स्नैप इसलिए शायद क्योंकि अब तक हर सीजन में एशली को स्नैप होते हुए देखा है हमने, क्योंकि उसकी जॉब का नेचर ही कुछ ऐसा है, उसके बाल ही इसी वजह से चले गए। नंबर 6, रिटायरमेंट होम की टीवी में एक पुरानी फिल्म का एड चल रहा होता है। ये पूरा टीवी सीक्वेंस बेसिकली फिर से वॉट के प्रोपोगेंडा का एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो जो टाइटल था ना इस मूवी का, इंजन #9, ये अपने आप में मतलब एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इंजन इंटेंशनली ऑफेंसिव स्लैंग है जो ओल्ड हॉलीवुड वेस्टर्न्स और कार्टून्स में नेटिव अमेरिकन्स के लिए यूज होता था। इससे पता चलता है कि वॉट ना डेकेड से, बहुत सालों से रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स को फैमिली एंटरटेनमेंट बनाकर बेच रहा था। नंबर 7, सोल्जर बॉय का माइंड रीड करने के लिए सेज ने बड़ा दिमाग लगाया और एशली ने माइंड रीड कर लिया, और यहाँ से काफी सारी डिटेल्स पता चलती हैं। सेज ने सोचा था कि रेज और एंगर मिलेगा उसके दिमाग में, लेकिन यहाँ तो एक प्राउड फादर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोल्जर बॉय इमोशनली स्टंटेड आदमी है, वो ओपनली अफेक्शन एक्सप्रेस करता ही नहीं है या उसको आता ही नहीं है, स्पेशली होमलैंडर जैसे नार्सिसिस्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो मन ही मन प्राउड है कि होमलैंडर पावरफुल है और लोग उससे डरते हैं। मतलब होमलैंडर लिटरली अपने अब्यूजिव फादर की अप्रूवल इतने टाइम से ढूंढ रहा था, ये पूरा सीजन उसने ये अप्रूवल ढूंढने में निकाल दिया, और सोल्जर बॉय सीक्रेटली वही अप्रूवल फील भी करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कन्फेस नहीं करते हैं इस बात को। एशली कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही भयानक चीजें देख ली है सोल्जर बॉय के दिमाग में, इतनी भयानक कि पैंट गीली हो गई। ये मतलब इम्प्लाई कर रहा है कि सोल्जर बॉय का माइंड जेन्युइनली हॉरिफाइंग है। एंड वंस अगेन दे आर सेटिंग अप वॉट राइजिंग। मतलब हमें बाद में पता चलेगा कि इतना हॉरिफाइंग क्या था। मे बी वो PTSD हो सकता है वॉर ट्रॉमा का, या जो भी वायलेंस उसने किया अपनी लाइफ में।
नंबर 8, बॉम्ब साइट जिसको 2 एपिसोड से ढूंढ रहे हैं उसको पहली बार इस एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। वो किसी ग्रैंड हीरोइक फुटेज में नहीं दिखता हमें, बल्कि मेथ डाइट पिल्स बेचते हुए दिखता है। ये बड़ा ही एंटी क्लाइमैक्स था और द बॉयज इसी के लिए जाना जाता है। सबसे डिस्टर्बिंग लाइन तो ये थी कि आर मेथाम्फेटामीन फॉर्मूला। नॉर्मली ओल्ड टाइम कमर्शियल्स डेंजरस केमिकल्स को ना हाइड करते थे, बट यहाँ बॉयज उस एब्सर्ड ऑनेस्टी को सटायर की तरह दिखा रहा है। ये रियल वर्ल्ड 1950s या 60s के डाइट कल्चर का रेफरेंस है। वैसे जब इस केमिकल पे बेस्ड वेट लॉस पिल्स को लीगली मार्केट किया जाता था, वो भी हाउसवाइफ्स के लिए, डॉक्टर्स लिटरली पेप पिल्स प्रिस्क्राइब करते थे औरतों को और थिन और एनर्जेटिक रखने के लिए। यहाँ पर बॉम्ब साइट ये भी कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट की जगह ये पिल ही ले लेना, जो कि बड़ी डेंजरस लाइन है, क्योंकि यहाँ पर ना रियल डाइट इंडस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन को मॉक किया गया है। जहाँ मतलब स्टारवेशन कल्चर रहता था पहले यूएस में बहुत ज़्यादा, उसको एम्पावरमेंट के नाम पे सेल भी किया जाता था। नंबर 9, तो बुचर किमिक और एमएम गोल्डी को किडनैप करने आते हैं हॉस्पिटल में, और वो उसको रूम से जब बाहर ले जा रहे होते हैं तब एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा होता है मर्चेंट मरीनर टॉर्पीडो। तो टॉर्पेडो सबसे अर्ली वॉट सूप टीम का मेंबर है जो सोल्जर बॉय के साथ था और वॉट राइजिंग टीवी शो में भी दिखने वाला है। नंबर 10, तो सेज ने गलत एड्रेस देकर होमलैंडर और सोल्जर बॉय को आपस में भिड़ाने का ट्राई किया, क्योंकि वो तो वैसे भी अपने प्लान के फेज 3 में जा चुकी थी, जहां वो वॉट टावर में वापस कभी नहीं आने वाली। तो उसने वो फुटेज दिखा दी सोल्जर बॉय को, जो हम फैंस भी दोबारा नहीं देखना चाहते। क्लारा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से। सोल्जर बॉय उसे डेकेड से जानता था, जबकि होमलैंडर के लिए वो मतलब एक तरीके से ऑब्सेशन बन चुकी थी। जब सोल्जर बॉय फुटेज देखता है, वो क्लारा के लिए कहता है डॉल, ये वर्ड यूज करता है। वो ये वर्ड्स दिखाते हैं कि वो इमोशंस को मतलब एम्पैथी से नहीं बल्कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और शेम के थ्रू प्रोसेस करता है, और हर बार का उसका यही है, उसके डायलॉग से भी यही पता चलता है हमें। लेकिन यहाँ ट्रेजिडी होमलैंडर की है। वो कहता है आई कुडंट लेट हर गो। शायद सीरीज की उसकी सबसे वल्नरेबल लाइन ही यही होने वाली है। वो एडमिट करता है कि उसको अटैचमेंट और ग्रीफ हैंडल करना नहीं आता है। नंबर 11, तो बहुत सारा केओस होता है, जैसे ब्लैक नॉयर सैबोटाज कर देता है डीप को, और इस सैबोटाज की वजह से 1.4 बिलियन फिश मर जाती हैं पाइपलाइन में लीकेज की वजह से, वही पाइपलाइन जिसको डीप प्रमोट कर रहा था, और इसके बाद में डीप ब्लैक नॉयर को मार भी देता है। इधर सेज बॉयज को ज्वाइन कर लेती है बॉम्ब साइट से V1 लेने के लिए। ऑब्वियसली वो बॉयज को बेवकूफ बना रही है, लेकिन इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मोमेंट जब गोल्डी, किमिको और फ्रेंची की कॉन्वर्सेशन होती है। तो नॉर्मली द बॉयज इमॉर्टलिटी को पावर फैंटेसी की तरह ही ट्रीट करता है कि भाई इमॉर्टलिटी बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन यहाँ पहली बार शो जेन्युइनली पूछता है कि क्या हमेशा के लिए जीना, क्या इमॉर्टल होना एक्चुअली में कोई ब्लेसिंग है या फिर कोई कर्ज है। तो गोल्डी बताती है कि बॉम्ब साइट ने V1 चोरी ही इसलिए किया था ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सकें। मतलब उसके लिए इमॉर्टलिटी लव लैंग्वेज थी, लेकिन गोल्डी के लिए इमॉर्टल होने का मतलब है टॉर्चर होना। वो इमॉर्टलिटी को लोनलीनेस के पर्सपेक्टिव से देख रही थी, पावर के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकती। वो एक बहुत ही अच्छी लाइन कहती है, समर इज ओनली ब्यूटीफुल व्हेन यू नो विंटर इज कमिंग। प्रोबेबली इस एपिसोड की बेस्ट लाइन। ये बेसिकली इमॉर्टलिटी को मीनिंगफुल बना देती है। अगर डेथ ही नहीं होगी तो मोमेंट्स की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी ना। और यही बात किमिको को हिट करती है अच्छे तरीके से। जब वो फ्रेंच और ह्यूई के बारे में सोचती है, उसको रियलाइज होता है कि अगर वो इमॉर्टल बन जाएगी तो मतलब उसको इन सबको बुढ़े होते हुए और मरते हुए देखना होगा। इसलिए वो वी डोंट वांट टू बी वैम्पायर्स ईदर बोलती है। अब इस सीन ने ना भले ही कुछ सिखाया हो या नहीं हो, लेकिन एक बात तो कंफर्म कर दी, ये दोनों मरेंगे। नंबर 12, वो फादर एनी से मिलता है और हमें पता चलता है कि इनका पुराना कनेक्शन है। एनी उसको याद दिलाते है कि वो पहले जेन्युइनली अच्छा इंसान था, एक ऐसा प्रीचर जो सच में बिलीव करता था। इसलिए वो उसको कूल ओल्डर ब्रदर भी बोलती है। लेकिन ओ फादर बताता है कि उसका फेथ गॉड से तब हट गया जब प्रेयर्स नहीं सुनी किसी गॉड ने और होमलैंडर आया था, यानी कि ऐसा विजिबल फोर्स जो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो कर रहा था। वैसे इसके बाद में ह्यूई इन दोनों की फाइट को इंटरप्ट करता है और बोलता है वायरस गिरा दूंगा, एनी को जाने दो। ये मोमेंट मुझे बड़ा ही अजीब लगा। I mean, क्या एंड गोल था यहाँ ह्यूई का? ओ फादर क्या चुपचाप जाके बैठने वाला था यहाँ से जाने के बाद? एनीवे, आई हैव अ थ्योरी। ह्यूई की बॉटल में कुछ नहीं था, वो बस झूठा ब्लफ कर रहा था वो ओ फादर के साथ में, क्योंकि वायरस वो ऑलरेडी डाल चुका था उस फ्रेशनर के अंदर। लेट्स सी आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है। नंबर 13, इसके बाद हमें बॉम्ब साइट दिखता है फर्स्ट टाइम इन पर्सन, जो कि 90s के सलमान खान जैसा लग रहा है। स्टूपिड बात यह है कि वो पॉकेट में V1 रख कर लाया है और अंधे आदमी को भी दिख जाए इतना बड़ा बल्ज है उसकी पॉकेट में। नंबर 14, ये सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई होमलैंडर से बिना डर के ऑनेस्टली बात करता है।
होमलैंडर तो बिल्कुल हार ही मान चुका था। उसको लगता था V1 मिल जाएगा और वो इमॉर्टल गॉड बन जाएगा, लेकिन जब हाइडआउट खाली मिलता है तो उसको रियलाइज होता है कि सेज उसको मैनिपुलेट कर रही थी। वो कहता है डिड आई फेल यू, तो ये लाइन तो वो ऑब्वियसली मैडलिन को कह रहा है, जो उसको मतलब हेलुसिनेशन में दिख रही होगी, जो कि सीजन के स्टार्ट में भी उसको दिखी थी जीसस के फॉर्म में। अब यहाँ असली फटी पड़ी है लेजेंड की, लेकिन वो फिर भी काम एंड कंपोज रहता है। उसको पता है कि होमलैंडर मार देगा उसे, तो सच ही बोल दो। तो वो एक्सप्लेन करता है कि वॉट में हर सूप की ना सेम साइकिल होती है। एक टाइम पे सबको लगता है वो हमेशा फेमस रहेंगे, फिर इवेंचुअली उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लेजेंड खुद एक्सेप्ट भी करता है कि वो भी इसी सिस्टम का पार्ट था। गोल्डी और दूसरे रिटायर्ड सूप्स का एग्जाम्पल देखकर वो होमलैंडर को समझाता है कि डिक्लाइन तो आएगा ही आएगा। ये एक्चुअली पहली बार है जब कोई होमलैंडर को ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहा है, मॉन्स्टर की तरह नहीं। इसलिए एंड में होमलैंडर उसको मारने के बजाय छोड़ देता है, डर की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि उसको फाइनली किसी ने जेन्युइनली समझा। वैसे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बस अभी मारने ही वाला है लेजेंड को। नंबर 15, तो होमलैंडर को पता चलता है कि वॉट नेकलेस गोल्डी सेल करती थी, तो उसकी लोकेशन उसके काम आएगी। इधर सेज ने सोल्जर बॉय को इनवाइट कर लिया है बॉम्ब साइड से लड़ने के लिए। तो सेज ने अपना पूरा दिमाग लगाया भाई। तो सोल्जर बॉय तो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड चीजें ही कर रहा होता है, एटलीस्ट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। उसका काम था बॉम्ब साइड से V1 लेना और डिस्ट्रॉय करना, लेकिन पहले वो बॉम्ब साइड को अपनी पावर्स का यूज करके मॉर्टल बीइंग बनाता है, जबकि वो उसको एड करता है। फिर भी ये क्लियरली बहुत क्लेवर सेटअप है वॉट राइजिंग का। मैं तुमको बता रहा हूँ, सीजन 3 में सोल्जर बॉय को इतना हरामी दिखाया गया था, लेकिन इस सीजन हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया एंगल देखने को मिलता है सोल्जर बॉय का। कभी वो प्राउड फादर है, कभी वो ऑनेस्ट लवर है, तो कभी एक दयालु एनिमी है वो, और कभी कभी तो वो रोने वाला बंदा भी बन जाता है। नंबर 16, एंडिंग का जो बहुत बड़ा ट्विस्ट है वो ये कि सोल्जर बॉय फाइनली अपने ईगो से ऊपर किसी और को चूज करता है। पूरे सीजन वो होमलैंडर से हेट भी करता था और सीक्रेटली प्राउड भी था, लेकिन बॉम्ब साइड के साथ जो उसकी कॉन्फ्रंटेशन थी ना, उसमें उसको रियलाइज होता है कि क्लारा यानी कि स्टॉर्मफ्रंट जेन्युइनली होमलैंडर को अपना अल्टीमेट एक्सप्रेशन मानती थी। यानी सोल्जर बॉय समझ जाता है कि होमलैंडर टेक्निकली उससे भी ज्यादा पावरफुल इवोल्यूशन है। जब वो बॉम्ब साइड को डिपावर करता है, वो एक्चुअली एक बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि दयालु वाला मोमेंट है, वो मर्सी मोमेंट है। बॉम्ब साइड खुद इमॉर्टल लाइफ से थक चुका था। गोल्डी वाली कॉन्वर्सेशन का पे ऑफ ही यही था, फॉरएवर जीना कोई ब्लेसिंग नहीं है, वो एक बर्डन है। और इसीलिए बॉम्ब साइड ने ये विलिंगली चूज किया कि उसको मॉर्टल बनना है। और फिर सोल्जर बॉय V1 होमलैंडर को दे देता है। इवन दो वो होमलैंडर को हेट करता है, पर यहाँ वो होमलैंडर को चूज नहीं कर रहा है, वो क्लारा की लास्ट विश को चूज कर रहा है। और हाँ, सेज ने डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट करी थी, मतलब कि वो यहाँ पर भले ही एक्टिंग कर रही हो, वो डम्ब नहीं है, वो यहाँ पर एक्टिंग कर रही है कि मैंने तो ये सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। बुचर के सामने वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है, क्योंकि एशले के साथ उसका अपोकलिप्स डिस्कशन प्रूव करता है कि वो ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट कर चुकी थी। उसने अपना बंकर भी बना रखा है। देखो, उसका एक ही गोल है, चाहे होमलैंडर इमॉर्टल बने या नहीं, केओस पूरा होना चाहिए, अपोकलिप्स आना चाहिए। अब मतलब भले ही बुचर अगर जीत जाता तो भी केओस आता, और होमलैंडर जीत गया, होमलैंडर को V1 मिल गया, तो और भी बड़ा केओस आने वाला है। और यही था सिस्टर सेज के प्लान का फेज 3। तो जिसका डर था वो हो ही गया। होमलैंडर इमॉर्टल बन चुका है, उसने V1 ले लिया है, और बुचर की अब अच्छे से फट चुकी है। यहाँ से आगे बॉयज का क्या प्लान है कुछ नहीं पता है, क्योंकि इतने एपिसोड से जिस चीज के पीछे वो लगे थे वो तो मिली नहीं, यानी कि V1, और अब वायरस भी काम नहीं करने वाला होमलैंडर पे तो एटलीस्ट। तो आप लोगों को क्या लगता है बुचर का नेक्स्ट प्लान क्या होगा, और सिर्फ 2 एपिसोड्स में वो कैसे ये सब कुछ सॉल्व करेगा? बाकी आज के इस ब्रेकडाउन में बस इतना ही था। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज विश्वजीत एंड यू आर सुपर सुपर पीस।